जलील साहब, मैं एक चीज सिर्फ कहूंगा, ये शायद सरकार की हिम्मत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का वोट चोरी इसी सेशन के बीच पकड़ी गई, नहीं बात कर सकते हैं। एसआईआर, 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, मुर्दों के साथ राहुल गांधी चाय पी रहे हैं, नहीं बात कर सकते हैं। पुलवामा पे बड़ी मुश्किल से उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर करके कहा, लेकिन पुलवामा में क्या हुआ इसका कोई जवाब नहीं है। उसका एक और अजीब सी चीज यह है कि उसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा जाता है, और वो पहले ही से तय है कि वो लोगों को पकड़ा जाएगा, सोमवार का दिन होगा, शिव जी का दिन होगा, इतना प्री प्लान्ड, मतलब बिल्कुल स्टेज मैनेज, और उन्हीं को उस दिन मार दिया जाएगा। खैर चलिए, अमेरिका की तो बात होनी ही नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने कहीं भाषण में थोड़ी भी अगर सहृदयता होती तो दो स्टेट जो इस समय जहां पे, मतलब मुझे लग रहा है उनका कष्ट शायद जो वहां नहीं है वो नहीं समझ पाए, मणिपुर और कश्मीर, एक शब्द नहीं बोला गया, पूरी पूरी संसद हो गया, और ये सब लोग, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, इस सब लोग, मतलब पूरा स्पीकर से लेके पूरी सरकार खामोश रही। मैं ओवरऑल इस संसद से कभी कभी तो लगता है संसद का फायदा क्या, लेकिन कम से कम जब तक संसद है तब तक शायद लोकतंत्र जिंदा है। नहीं तो मोदी जी और अमित शाह तो नहीं चाहेंगे कि ये संसद भी रहे, उनका तो कहना है कि विपक्षी न रहे। ऐसे में पूरी आपकी एक टिप्पणी, ये जो चला, ये जो तमाशा हुआ, इससे जो 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 जन आंदोलन है उसको और बल मिलता है कि उसका और हतोत्साहित होते हैं, उनकी उनकी उनको कहीं लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। जलील साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, मेरा आदाब कबूल कीजिए सब लोग। मुझे आपने जो सवाल पूछा और उससे मुझे मेरा ध्यान एक फिल्मकार की तरफ गया। एक फिल्मकार ने कश्मीर फाइल्स के नाम से फिल्म बनाई थी, और चूंकि जज्बात लोगों के, कश्मीरी पंडितों के हवाले से, और जायज भी है, उनके साथ काफी नाइंसाफी हुई। वो एक इमोशनल टर्न अप मिला उस फिल्म को। उसके बाद उसने उसी चीज को दोहराना शुरू कर दिया, और आजकल वो बंगाल फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनाई हुई है, जिस पर काफी चर्चा हो रही है और उस पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो काफी सारे लोग कश्मीर फाइल्स फिल्म को देख के बड़े जज्बाती हो गए थे, और जज्बाती होना जायज भी था कि जिस तरह से फिल्म बनाई गई थी उसमें इस तरह के मनाजिर दिखाए गए थे जो कहीं कहीं हकीकत से दूर थे, कोसों दूर थे। और इस चीज को फॉर्मूला बनाकर अब वो फाइल्स के नाम से पाइल्स बनाने लगा है। तो इस तरह यही कुछ हाल शुरुआती दौर में, जो हमारी 2014 के बाद एक खास प्लैंक पे ये सरकार बन के आई थी कि करप्शन के खिलाफ जो लोगों का काफी गम गुस्सा था, और जो बाद में फैब्रिकेटेड भी साबित हुआ, या अगर सही भी था तो अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसकी बुनियाद पर, करप्शन की बुनियाद पर अन्ना हजारे की जो मुहिम थी उसकी वजह से, और करप्शन को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की वजह से, और करप्शन को खत्म करने के नारा लेकर जो ये लोग आए थे, तो इब्तिदा में ही इनका क्या मुद्दा मकसद है, वो पूना में एक स्टूडेंट के कत्ल के साथ ही शुरुआत हुई और आज तक हो रहे हैं। और आज जब हम इंटरनेशनल मीडिया में देखते हैं, यहाँ हमें सोशल मीडिया पे जब देखते हैं तो उसमें कई तरह के कमेंट्स आते हैं, जिनमें कई इस तरह के भी कमेंट्स होते हैं जिससे दिल छलनी हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में अभी अभी हाल ही में कहीं एक वीडियो बरसरे-आम आया था, एक बुजुर्ग को जय श्री राम का नारा देने के लिए बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है, और टीआरटी जो कि एक फॉरेन चैनल है, उस पे वो बहुत वायरल, उसकी जो क्लिप है बहुत वायरल हो रही है। तो ये हुई ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है कि जिस चीज के लिए ये लोग आए थे, वो उसमें अब हम 3000 बीघा एक साथ एक डिस्ट्रिक्ट एक शख्स के नाम कर रहे हैं, तो करप्शन का ये हाल है। इतना कर्व हुआ है करप्शन कि अब 2 बीघा, 10 बीघा, 100 बीघा या 100 एकड़ हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि 300 बीघा एक डिस्ट्रिक्ट की किसी शख्स को दे रहे हैं। तो ये हुई करप्शन के हवाले से जहां तक इक्तदार में आने की बात थी। लेकिन जहां अब संसद के चलने की बारे में बात है, तो जब बुजुर्ग लोग, या अब हम जब हम पढ़ते हैं या बड़ों से सुनते हैं कि संसद किस तरह चला करती थी जवाहरलाल नेहरू के दौर में, शास्त्री जी के दौर में, इंदिरा गांधी के दौर में, एवं जिन पर
इमरजेंसी का सबसे बड़ा इल्जाम है कि डेमोक्रेसी को उन्होंने कत्ल किया। तो उनका भी अगर ये इतिहास देखा जाए तो उससे बिल्कुल मुनफरिद है। इससे इससे और बड़ी क्या मिसाल दी जा सकती है कि जितने भी काले कानून हैं वो अपोजिशन को बाहर रख के पास किए गए। मैं बीएनएस की बात करूंगा, इसी तरह जो सीईसी को सिलेक्ट करने की बात है, उसके बारे में किस तरह सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को उल्टा कर दिया गया अध्यादेश लाके। तो ये सारा कुछ अब एक मतलब एक ड्रामा सा लगता है। पहले जिस तरह ये जो फाइल्स वाली फिल्में कुछ हद तक सही लगती थी, अब लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जैसे आप उदयपुर फाइल्स का अंजाम देखिए, तो अब लोग देखने भी नहीं जा रहे हैं। तो इसी तरह अब लोग काफी फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हुए हैं, क्योंकि उनको जज्बातियत का एक बहुत बड़ा कीमत बेरोजगारी की सूरत में, डिसइंटीग्रेशन की सूरत में, फेडरलिज्म को नुकसान पहुंचाने की सूरत में, और बिलाखिर जमहूरियत को खत्म होते हुए देखते हुए लोग अब इस तरह इस हद तक फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि अब वो सड़कों पर निकले हैं। जैसा कि कहा गया, अपोजिशन ने या जो लोग जमहूरियत में यकीन रखते हैं, डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, उन्होंने सारे जितने उनके पास साधन है उन्होंने वो कंज्यूम कर लिए। और सबसे बड़ा साधन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। और कोर्ट की जो, मैं ये नहीं कहूंगा ऑनरेबल कोर्ट के बारे में कि हुए हैं, ऐसी भी टिप्पणियां हो रही हैं कि कहीं कहीं कोर्ट से भी जो फैसले हुए हैं वो उनमें उनके बारे में रिजर्वेशंस हैं। लेकिन जब इंसाफ कहीं से नहीं मिला, और जब नहीं मिलता है, ये हमारे सामने तारीख है। अभी बांग्लादेश और श्रीलंका की बात तो कोई ज्यादा देर नहीं गुजरी है, जब वहां पे ऑटोक्रेसी एक लकीर को क्रॉस कर गई तो बॉल कोर्ट रूम से बाहर निकल के लोगों की अदालत में आ गई। और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो हो रहा है, अब बिहार एक मिसाल है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में जितनी बड़ी तहरीकें निकली वो या तो बंगाल से निकली या तो बिहार से निकली। और इस वक्त जो बिहार की सूरत हाल है वो चश्म कुशा है, वो आंखें खोलने के लिए काफी है कि अब ये जो आप कर रहे हैं एक गुंडागर्दी की तरह से, जैसा कि मैं बिल के बारे में कहूंगा जो कल इन्होंने पेश की है, गुंडागर्दी वाली बिल है जिसका इंसाफ से या लॉजिक से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। और कौन लोग वो बिल पेश कर रहे हैं जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, स्नोब गेट, सोहराबुद्दीन शेख, इस तरह जहां केस, अभी 300 बीघे वाली जमीन की बात की मैंने, आगे देखेंगे कि उसका भी दफ्तर खुल जाएगा, उसकी भी फाइल खुल जाएगी। और रेमिटेंस ऑफ लोन्स, हजारों लाखों करोड़ रुपए जो दिए गए हैं लोगों को, उनका हिसाब किताब इन्हीं से लिया जाएगा एक वक्त पे। और जस्टिस की बात की आपने, उनमें जस्टिस लोया का भी नाम है। और इसी तरह के कई चीज हैं जो शोभा नहीं देते हैं इस तरह का कानून लाने के लिए। मैं जम्मू कश्मीर के तनाजुर में बात करूंगा। अभी हाल ही में हमारे चीफ मिनिस्टर ने 15 अगस्त को, मैं उसको हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन समझता हूं कि एक तो ये भी समझता हूं कि उनको ये नहीं करना चाहिए था एज ए पॉलिटिकल लीडर एंड हेड ऑफ द यूटी। हमारे मुंह से स्टेट निकलता है बार बार, जबकि ये यूटी है अब। तो उसने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की कि सारे जितनी भी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां एक कैंपेन चलाई जाएगी और वहां दस्तखत लिए जाएंगे लोगों से कि हमें स्टेटहुड वापस दीजिए। और वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि पिछली वाली पीसी पे वहां से एक टिप्पणी आई थी कि अगर हम स्टेटहुड की वापसी की बात करते हैं तो हमें जरूर पहलगाम वाकये को कंसिडर करना चाहिए। अगर आप पहलगाम वाकये को कंसिडर करना चाहते हैं जो उमर अब्दुल्ला के दौर में हुआ, जबकि वो सिक्योरिटी के बारे में उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, तो पुलवामा का जो एपिसोड है वो किसके दौर में हुआ? और जितने सारे जम्मू उबलता रहा मिलिटेंसी के हवाले से, जब तक यहाँ 2019 से 2024 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर राज रहा, वो तो उबलता रहा। सारे जंगलात में आग झुलस रही थी ये टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, और कई दर्जनों सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन मारे गए। तो उस वक्त अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड रखना एज यूटी ऑन जम्मू एंड कश्मीर वुड हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल फॉर द प्रिवेलेंस ऑफ पीस, तो आपका लॉजिक सही था। तो अब आप बताइए कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक पीस के रिवाइवल से वास्ता नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कर्बिंग ऑफ मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर। अब वो भी अपने प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट आंसरेबल लोकली, दे हैव टू आंसर सेंटर।
फॉर देयर एक्टिविटीज। एंड जब वो अपने कामकाज के बारे में सेंटर के अधीन हो जाते हैं तो फिर उनको सेंट्रल एजेंसीज के अंडर काम करना पड़ता है, जिनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है और अपनी एक प्लानिंग होती है, जो कहीं लोकल एनवायरनमेंट से और लोकल रिक्वायरमेंट से बहुत बारहा मेल नहीं खाता है। तो ये चीजें देखने के काबिल हैं और देखने के लायक हैं। और जबकि जम्मू कश्मीर के बारे में आपने संसद के पटल पे कहा था कि हम आपका स्टेटहुड वापस देंगे, और न सिर्फ स्टेटहुड वापस देंगे बल्कि जितनी भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दोज वुड बी रिवाइव्ड। और इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका वादा किया है, जहां पर अब एक बार और लोगों को हताश होकर जाना पड़ा है और एक बार फिर इस बारे में बातचीत हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का मुंह चुप कराने के बारे में भी एक कोशिश हो सकती है, या आइंदा कोई भी यहाँ पे सीएम हो या हेड ऑफ द स्टेट हो या अपोजिशन में कोई टॉवरिंग लीडर हो जैसे फारूक अब्दुल्ला, उसके खिलाफ भी एक केस चल रहा है यहाँ की अदालत में, जो जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का मामला है, उसमें वो फंसे हुए हैं। तो फंसे हुए हैं और उसके बारे में तहकीकात हो रही है, कोर्ट उसकी तहकीकात कर रही है, केस चल रहा है, समाप्त चल रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये न सिर्फ बाकी लोगों के लिए, अपोजिशन के लोगों के लिए, जो अपोजिशन की सरकारें हैं उनको उन पर नकील कसने के लिए एक हरबा साबित हो सकता है, या जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ एक हरबे के तौर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त जो सबसे पहली गाज है, क्योंकि अभी जल्द ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होने जा रही है, जिसमें तेलंगाना से हमारे विपक्ष के उम्मीदवार हैं। तो अभी इम्तिहान में फंसे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू कि वो क्या करें। अब इसका भी जवाब दे रहे हैं, अरे वो आंध्रा से नहीं है, वो तेलंगाना से है। तो कई तरह की तावीलें आ रही हैं, लेकिन जब आप पब्लिक सेंटिमेंट की बात करते हैं तो वहां पे ये दलीलें नहीं चलती हैं। लोग देख रहे हैं और सारी नजरें इस वक्त चंद्रबाबू नायडू पर हैं। वो क्या फैसला करते हैं, वो भी एक तारीख साज फैसला होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। तो वो उन पर इस वक्त उनके हाथ बांधने के लिए भी ये एक कोशिश हो सकती है। और मैं समझता हूं कि नीतीश बाबू पर भी और नायडू साहब के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक गहरी चोट साबित हो सकता है फ्यूचर में, उनको अपने जामों में रहने के लिए पाबंद करने के लिए। जी।